अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें जो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका इजराइल को नए हथियारों की खेप देने जा रहा है। जी हां, जानकारी के मुताबिक अमेरिका इजराइल को बंकर बस्टर बॉम्ब की एक बड़ी रसद, एक बड़ा सामान देने वाला और साथ में BLU-109 अमेरिका इजराइल को दे सकता है। ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इजराइल अब भी चाहता है कि वो ईरान के खिलाफ या फिर अपने उन प्रॉक्सीज के खिलाफ लगातार बड़े अटैक करे जो गाजा में या फिर आप कह सकते हैं साउथ लेबनान में बैठे हैं, यानी हिजबुल्लाह के कमांडर्स। और ये भी इजराइल चाहता है कि अभी उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अमेरिका की तरफ से बड़ी रसद इजराइल को दी जा सकती है, जिसमें बंकर बस्टर कह सकते हैं बॉम्ब्स के साथ साथ कई और साजो सामान यानी BLU-109 भी शामिल है। दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ही है। अमेरिका वो मुल्क है जो इजराइल को हर समय मदद करता है, चाहे वो युद्ध प्रॉक्सीज के खिलाफ हो या फिर ईरान के खिलाफ। इसलिए सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है कि आखिरकार इजराइल के पास आखिर वो कौन कौन सी ताकत है जो उसे अमेरिका से मिली है। हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय इजराइल पे मौजूदा हालात में जो हथियार हैं वो अमेरिका के कौन कौन से हथियार हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मिसाइलें यानी AR-SAM यानी एयर टू एयर मिसाइलें जो लगातार इजराइल इस्तेमाल करता है। F-35 विमान जो इजराइल के सबसे आप कह सकते हैं मोस्ट एडवांस फाइटर विमान है। इसके अलावा F-15 भी जो इजराइल के लिए बड़ी ताकत या बड़ी क्षमताएं रखते हैं। और ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इजराइल जब भी किसी प्रॉक्सी के खिलाफ बड़े अटैक्स करता है तो इन्हीं विमानों का इस्तेमाल करता है, इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। सबसे अब दूसरा हम आपको बताएं कि आयरन डोम जैसे ये डिफेंस सिस्टम्स भी अमेरिका की तरफ से उनके शेल्स मिलते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कई ऐसे M141 कई ऐसे बंकर बस्टर मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए जाते हैं। और ये सारी रसद वो है, ये सारे हथियार वो है जो इजराइल इस्तेमाल करता है प्रॉक्सीज के खिलाफ भी। और अभी जब ईरान पर हमले करने भी की बात हुई तब भी इजराइल ने इन्हीं बॉम्ब्स का, इन्हीं आप कैसे वेपन्स का इस्तेमाल किया। ये हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय इजराइल की सबसे बड़ी ताकत ये हथियार नहीं, दरअसल अमेरिका है, जिस अमेरिका की मदद से लगातार इजराइल बड़े अटैक्स इनिशिएट करता है और इजराइल को उन सभी मिशंस में एक बड़ी आप कह सकते हैं कामयाबी मिलती आई है और उसमें सबसे बड़ा साझीदार उसका अमेरिका ही रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे कई एक्सपर्ट भी जुड़ गए। हमारे साथ अशोक सज्जनार सर हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव सर भी हैं, ये भी हमको बताएंगे एयरफोर्स से कि आखिरकार इस समय की स्ट्रैटेजी क्या है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए हैं जो हमें बताएंगे कि इस समय ताज़ा हालात किस तरीके। सबसे पहला रुख अगर मैं प्रणय आपका करूं, क्योंकि इजराइल को अमेरिका से मिलने वाली ये रसद, ये साजो सामान कितना महत्वपूर्ण है ऐसे समय पर जब ये कहा जा रहा है कि ईरान का युद्ध तो रुक गया है लेकिन अब भी इजराइल के जो अटैक्स हैं वो हिजबुल्लाह के खिलाफ या फिर गाजा के अंदर बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। और अगर आप अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखें, पूरे पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर इजराइल को मजबूत बनाए रखना चाहता है अमेरिका। इसीलिए हथियारों की मदद हो, चाहे सेंटकॉम और इंडो पैकॉम की तरफ से बढ़ाए गए विमान वाहक पोत हों, पूरी तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका ये बता देना चाहता है कि इजराइल की ताकत को वो बरकरार रखना चाहता है, जो इजराइल का सैन्य दबदबा है उसे बरकरार रखना चाहता है। साथ ही आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस युद्ध विराम को जरूर अमेरिका ने करवा दिया हो ईरान के साथ, लेकिन तनाव अभी कम नहीं हुआ है। अगर आप देखें कि हाल ही के अंदर तेहरान के अंदर जिस तरीके से धमाके हुए हैं, जिस तरीके से कुछ ड्रोन अटैक्स हुए हैं, यहां तक कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के एलिमिनेशन या उनको मारने की जो कवायद है या जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं वो भी बदस्तूर जारी हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है कि टेंशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तनाव बरकरार है। और इस तनाव के अंदर इस बात की आशंका बरकरार रहती है कि जो है वो लड़ाई एक बार फिर भड़क सकती है। और इन्हीं तैयारियों, इन्हीं चीजों के बीच में अमेरिका जो है वो इजराइल की ताकत को बढ़ाना चाहता है। इसीलिए जो BLU बम्स की बात आपने की, इसके साथ साथ रिप्लेनिश करने की बात चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से चल रही लड़ाई के अंदर इजराइल का जो हथियार खाना है उसके अंदर काफी हथियारों की कमी आई है। काफी जो उसका डेविड स्लैंग हो या जो आयरन डोम हो या जो एरो सिस्टम है उसको रिप्लेनिश करने की जरूरत हुई है। तो इस संघर्ष विराम के बीच में उसे रिप्लेनिश भी किया जा रहा है। साथ ही नए और उन्नत हथियार जो हैं वो भी मुहैया कराए जा रहे हैं। अशोक सर, IA का ईरान से हटना, उसके निरीक्षकों का वहां से जाना, ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक चुनौती भी है क्योंकि अब तो किसी तरीके का आप कह सकते हैं उनको चेक करना, चेक एंड बैलेंस वाली जो पॉलिसी थी वो अब कुछ रह नहीं पाएगी ईरान के पास। जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सुमित आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए उससे अनिश्चितता और बढ़ जाएगी, अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी, जो कितनी तेजी से कैसे ईरान किस ओर अग्रसर हो रहा है, किस ओर प्रगति कर रहा है।
परंतु ये कहते हुए देखिए ये भी समझना होगा, जो इजराइल और अमेरिका ने तो ये निर्णय कर लिया है, ये निश्चय कर लिया है, जो ईरान अपने को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाना चाहता है। हालांकि देखिए जो भी रिपोर्ट्स आई आईएई की, जो भी इसने ईरान ने कहा, जो हम उसकी तरफ बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे हैं, परंतु फिर सभी ने यही बताया जो अगर आपको न्यूक्लियर पावर चाहिए तो आपको एनरिचमेंट चाहिए 3.5 to 5%। अगर आपको और किसी तरीके से यूज़ करना है, मेडिकल तरीके से यूज़ करना है, आपको एनरिचमेंट चाहिए 20%। आप लेकर गए हैं इसको 60% से ऊपर, वहाँ से आप 90% ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो फोर्दो में अपनी फैसिलिटीज़ बनाई हैं, कितनी नीचे बनाई हैं, 200 मीटर फुट आपने नीचे बनाई हैं, वहाँ पर आप किस लिए कर रहे हैं इतनी? देखिए कोई भी जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, एनरिचमेंट को इस्तेमाल कर रहा है, उसको किसी बात का खौफ नहीं है इतनी नीचे क्यों जाया जाए। तो मतलब उनका इंटेंशन ईरान का, ये इजराइल और अमेरिका का कहना है, जो इंटेंशन उनका न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनना है और एनरिचमेंट करना है। इसीलिए आईएईए के वहाँ पर निरीक्षक हो या नहीं हो, वो तो यही समझेंगे और वो देखते रहेंगे। जो अगर उनको ऐसा प्रतीत होता है जो अब फिर से ईरान अग्रसर इसकी तरफ जा रहा है, तो यकीनन उसके ऊपर हमला वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए क्योंकि हमले की आशंका दोनों तरफ से है, इसलिए तैयारियां भी दोनों तरफ से उसी तरीके से की जा रही है। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव सर, अगर देखा जाए, क्योंकि यूरेनियम की बात हो रही थी, आपने मुझे याद है पहले भी मुझे बताया था कि देखिए इतना आसान नहीं होता यूरेनियम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और अगर लेकर गए हैं तो दोबारा से उसको उस तरीके से एक्टिवेट करना, इस्तेमाल करना, उस प्रोग्राम में बहुत समय लगेगा। लेकिन जो खबरें, जो लगातार बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं कि नुकसान अब 2 साल में रिकवर कर सकता है ईरान, तो क्या एक बड़ा कंसर्न है इजराइल को भी और अमेरिका को भी। देखिए 2 साल का ही समय उनके पास लगातार अपनी तैयारियों को पूरा करने के लिए। बिल्कुल सही, जैसे सज्जनहार सर ने बताया कि अगर उनकी नीयत ये होती कि मुझे पीसफुल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करना है, तो 20% से ऊपर जाने का, इन्वेस्टमेंट का कोई सवाल नहीं था। लेकिन आईएई का लोग इंस्पेक्टर्स थे या नहीं थे, फिर भी वो 60% तक पहुंच गए, और ये कहा जाता है कि 400 किलोग्राम यूरेनियम उनके पास है। और एक और बात है सुमित, मैं जोड़ना चाहूँगा, उनका बुशहर प्लांट जो है, वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुशहर पोर्ट सिटी में, वो अभी भी ऑपरेशनल है। इसका मतलब जब स्किल लेवल की बात आती है तो उस तरह के लोग जो न्यूक्लियर सिस्टम या न्यूक्लियर इनरिचमेंट वगैरह को समझते हैं, वो अभी हैं उनके पास, जबकि उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ये नीयत बना चुका है कि हमें ये एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर कैपेसिटी अपने अंदर लानी है। लेकिन इजराइल भी एक नियत बना चुका है कि हमें ये कैपेसिटी वहाँ नहीं लाने देनी है, क्योंकि अगर ये कैपेसिटी आती है, ये अम्ब्रेला मिलता है हिजबुल्लाह को, हमास को और हुती को, न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिलता है, वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, और ख़ास तौर से इजराइल के लिए। तो इजराइल से आप युद्ध की बात कर रहे हैं, ये जो चिंगारी है और ये जो प्रयत्न है ईरान का, ये ज़रूर उसमें एक घी का काम करेगा और एक आग उठने की संभावना है। और देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में हम आपको बता रहे थे कि आखिरकार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। अब हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं कि अगर इस इलाके को ईरान बंद कर देता है या इस खाड़ी को बंद कर देता है तो उसका प्रभाव कैसे होगा। ये नक्शा जो आप देख रहे हैं, मैप जो आप देख रहे हैं, दरअसल अगर आप ये पीछे ये इलाका देख रहे हो, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मूज का इलाका। करीबन 33 से 35 किलोमीटर का ये वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से ज्यादातर मिडिल ईस्ट के आप कह सकते हैं जो ऑयल जो देश हैं वो लगातार वहाँ से उनके शिप्स, उनके जो कंटेनर्स है वो मूव करते हैं। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो लगातार यहाँ से अपने बड़े एक्सपोर्ट के लिए यहाँ से नेचुरल गैस या दूसरी चीज़ें भी यहाँ से जाती हैं। और कहा यह जाता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद कर देगा ईरान तो उसका असर मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर होगा और इसका सबसे बड़ा असर चीन पर भी होगा। इसी वजह से शायद ईरान अभी ये ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो ईरान के पास ये ऐसी चीज़ है जिसको इस्तेमाल वो कभी भी कर सकता है। और यही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है दुनिया भर के देशों के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़े हैं। प्रणय, अगर देखा जाए, क्योंकि आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज को पहले भी कई बार अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, नेचुरल गैस कितना, किस तरीके से कौन सा देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, अभी अगर दोबारा से इस तरीके की जंग छिड़ती है, दोबारा से इस तरीके का माहौल बनता है, तो फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज में जो एक्टिविटीज अभी देखी जा रही है, क्या ये एक मेजर कंसर्न है आने वाले वक्त के लिए?
बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। दुनिया के लिए ये चिंता का एक फ्लैश पॉइंट बना रहा है, आज से नहीं बरसों से। और जब जब ईरान के साथ में जो अमेरिका का तनाव बढ़ा है, हमेशा चाहे 2017 हो, उसके पहले हो, इवन ईरान इराक वॉर जो थी उस दौरान भी लगातार ये चिंताएं आती रहीं कि क्या हो कि अगर ईरान इसे ब्लॉकेड कर दे, क्योंकि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन का रास्ता है। क्योंकि ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी से जो भी जो एनर्जी सप्लाई जाती है, खासतौर पर एशिया के इलाके में, भारत हो, चीन हो, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, ये वो मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा एलएनजी, पेट्रोलियम इस इलाके से लेते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बढ़ जाती है कि अगर यहां पर ईरान ब्लॉकेड लगाता है। आप नक्शा अच्छी तरीके से समझा ही रहे हैं, हमारे दर्शक भी उस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर ईरान के पास में एक नेचुरल एडवांटेज है, एक भौगोलिक उसके पास में वेंटेज पॉइंट है, क्योंकि वहां पर एक बेंड बनता है। जिस तरीके से जहाज उस जगह पर मुड़ते हैं और वहां पर समंदर के बीच में दो छोटे छोटे से द्वीप हैं जिन्हें ग्रेटर टूम और लेसर टूम कहा जाता है, जहां पर ईरान की नौसेना की मौजूदगी है, उसके नौसैनिक बेस है वहां पर। लेकिन ये बात भी सच है कि ईरान के लिए उतना आसान नहीं है। ईरान की सबमरीन्स हैं, लेकिन ईरान के पास में जो सबमरीन फ्लीट है वो उतना ताकतवर नहीं है जितना कि अमेरिका के पास में है। श्रीवास्तव सर, अगर देखा जाए अभी प्रॉक्सी इतने मजबूत नहीं है और ईरान भी इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन अगर परमाणु शक्तियां आ गई या अगले पिछले कुछ सालों के अंदर ईरान ने वो काबिलियत हासिल कर ली, तो फिर प्रॉक्सीज भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए फिर चौतरफा दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित, और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ तक इजराइल और अमेरिका का संबंध है, ईरान कितनी भी कोशिश कर ले उसके पास ये शक्ति नहीं आने वाली है। उसके लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। और जैसा सज्जनहार साहब ने बताया, बुशहर की जो हम बात कर रहे थे, बुशहर में इसलिए भी अटैक नहीं किया जा सकता कि किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर आप अटैक करते हैं तो वो जिसको हम डर्टी बॉम्ब बोलते हैं, वो उस तरह का रेडिएशन का डिस्पर्सल होता है। तो रेडिएशन डिस्पर्सल जिस तरह हवा चलती है वहाँ पर, बुशहर नॉर्मली ईरान से ओमान वगैरह की तरफ या सऊदी अरेबिया की तरफ हवा चलती है, तो उसका बहुत बुरा असर एलाइड फोर्सेस पॉपुलेशन पड़ेगा। तो वो बात नहीं है। लेकिन बात जो आपने कही है कि ईरान के पास, ईरान हमेशा अपने पावर को असर्ट करता रहा है थ्रू प्रॉक्सी फोर्सेस, जैसे हिजबुल्लाह है, हमस है, सीरियन मिलिशिया है, इराकी मिलिशिया है, हुतीज़ हैं। तो इनके हाथ में अगर वो डर्टी बॉम्ब भी आ गया, मान लीजिए परमाणु बम भी नहीं बना, डर्टी बॉम्ब भी आ गया, तो वो अपने आप में बहुत खतरनाक होगा पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। डिस्कशन बहुत हो रहे हैं पड़े लगातार गाजा को लेकर। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल को मना ले, ईरान को मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अशोक सर, जिस तरीके से पणे बता रहे थे कि पूरी प्रायोरिटी इस समय इजराइल की है कि हमास को खत्म कर दे। करीबन 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। हमने अभी ये खबरें देखी थी कि 20,000 से ज़्यादा लड़ाके हमास ने दोबारा से रिवाइव कर लिया गाजा में। अगर 65% इस हिस्से पर कब्जा हो भी जाता है तो क्या हमास का खात्मा मुमकिन हो भी पाएगा? जी देखिए, मैं समझता हूं जो इसमें इजराइल की जो अपनी फिलॉसफी रही है, इसमें जो अगर आतंकवाद से लड़ना है तो हमें कैसे लड़ना चाहिए, हमास हिजबुल्लाह वगैरह से लड़ना है तो कैसा लड़ना चाहिए, तो उनका फिलॉसफी है मोइंग द ग्रास। ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, ये घास की तरीके से है। आप इसको पूरी तरीके से कभी नहीं खत्म कर पाएंगे। जब ये उगती रहेगी, आपको फिर इसको ऊपर से आपको मो करना पड़ेगा, इसको फिर से आपको काटना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं कहूँगा भारत के लिए भी ये सोच लेना चाहिए, जो आतंकवाद के विरुद्ध हम काम करते हैं, परंतु हमको तैयार रहना चाहिए जो आतंकवादी हमले हमारे ऊपर प्रयास किया जाएगा। अशोक सर, सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, इजराइल के पास तो अमेरिका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर काम नहीं कर रहा।